हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शाम का वक्त ओरियो कैफ़े में सभी लोग अदिति से पार्टी लेने के लिए उसे ज़बरदस्ती कैफ़े ले आए थे। कैफ़े के अंदर आते ही सुधांशु की नज़र ध्रुवी पर जाती है, जो कि टोनी के साथ कोई फाइल डिस्कस कर रही थी। सुधांशु ध्रुवी को टोनी के साथ देखकर विप्लो के कंधे पर थपथपा कर बोला, तुम लोग ऑर्डर दो, मैं आता हूँ। इतना कहकर सुधांशु सीधा अपने कदम ध्रुवी और टोनी की तरफ बढ़ा देता है। विप्लो उसे एक नजर जाता हुआ देख अपना सिर नहीं में हिलाकर रिया और अदिति के साथ टेबल की तरफ चला जाता है। इधर सुधांशु पीछे से ध्रुवी की आंखों पर हाथ रख लेता है तो ध्रुवी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, आखिर चलो, कुछ तो बचपन है तुम में, तो आंखों पर हाथ रखना बंद करो और सामने आओ। सिद्ध ध्रुवी के सामने आकर बैठ अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, यूनिवर्सिटी से अपना लेक्चर जल्दी खत्म कर, यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे बताया भी नहीं कि किसी के साथ कॉफ़ी पीने आई हो। यह कहते हुए सुधांशु एक नज़र टोनी को घूरता है, जो कि उन दोनों को इग्नोर करते हुए अपने फाइल पलट रहा था। ध्रुवी सुधांशु के कटाक्ष पर एक नज़र टोनी को देख हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, उससे लड़ना बंद करो, कल उसका केस है, उसकी पहले क्लाइंट मिली है उसे। ध्रुवी के बाद पर सुधांशु टोनी से बोला, हाउ ग्रेट। टोनी एक नज़र सुधांशु को देखकर बोला, मैं इतना फ्री नहीं हूँ जो बच्चों को डेट करूँगा, मुझे अपना फोकस करियर पर करना है, इंसानों पर नहीं। जिस पर सुधांशु तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इंसान को समझोगे नहीं तो तुम्हारे साथ खेल कर चले जाएंगे, तो इंसानों पर ही फोकस करना सीखो वकील साहब। टोनी सुधांशु की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखता है तो सुधांशु ध्रुवी से कहता है, केस क्या है। टोनी सुधांशु को जवाब देते हुए बोला, मेरा क्लाइंट एक अमीर फैमिली से है। जिसे सुनकर सुधांशु बोला, अमीर मतलब गहरे राज और जितना शरीफ इनोसेंट खुद को दिखाएंगे उससे 2 गुना आगे भेड़िया दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो जो वो बताए उस पर ट्रस्ट मत करना, खुद का भी दिमाग थोड़ा लगा लेना। ध्रुवी सुधांशु की आवाज़ में एक कड़वाहट को महसूस करके बोली, ऐसा लगता है जैसे अमीरों से नफरत है तुम्हें। सुधांशु ध्रुवी की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अमीरों से नफरत करने लगा तो सबसे पहले तुम्हारे भाई और मेरे प्यारे जीजा जी से करूँगा, क्योंकि वो भी तो टॉप 10 के अमीर हैं। सुधांशु की बात सुन ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए टोनी से बोली, सुधांशु से बात करो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। टोनी इरिटेशन में सुधांशु को घूरने के बाद ध्रुवी से शिकायत आवाज में बोला, ये आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसे जो काम है वो करने के लिए कहो और जाने के लिए कहो, आप हो मेरी हेल्प करने के लिए। सुधांशु इरिटेशन को देखकर हल्का सा स्मित के साथ कुर्सी से खड़ा हो ध्रुवी से बोला, कुछ बात करनी थी तुमसे। ध्रुवी अपना सिर हिलाती और वो लोग थोड़े कॉर्नर की तरफ आ जाते हैं, जिस पर सुधांशु इधर उधर देखने लगता है और उसे इस तरीके से इधर उधर देखता हुआ देख ध्रुवी कहती है, क्या हो गया, क्या बात करनी थी। सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखता है तो ध्रुवी आंखें चढ़ाते हुए कहती है, क्या हुआ। सुधांशु अचानक ध्रुवी के जो लाइन पर हाथ रखकर उस अपने करीब खींच उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बड़ा पैशनेटली किस करने लगता है। ध्रुवी के लिए एक्शन इतना जल्दी था कि एक पल के उसे समझने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं सुधांशु हंग्रीली ध्रुवी को किस कर रहा था, तभी कोई खांसते हुए बोला, अहम अहम, ये बेडरूम नहीं है। आवाज़ सुनकर सुधांशु तुरंत ध्रुवी से दूर हो जाता है और ध्रुवी को अपने पीछे कर सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर विप्लो अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए आंखों के टिमटिमाते हुए उन दोनों को देख रहा था। विप्लो को देखकर सुधांशु गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो, निकलो यहाँ से। विप्लो अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि तुम दिन दहाड़े मेरी बहन को किस कर रहे हो। विप्लो की बात पर सुधांशु अपने बालों को ठीक करते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हें किस करूं। विप्लो अजीब समूह बनाते हुए 2 कदम पीछे लेकर बोला, तुम जब से रिलेशनशिप में आए हो काफ़ी बेशरम हो गए हो। सुधांशु विप्लो को इग्नोर कर ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, यू वेयर अबाउट टू गो टू वॉशरूम राइट, शो गो। ध्रुवी सुधांशु की बात पर जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद सुधांशु ध्रुवी के पास आ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखा, अभी के जनरेशन में ना लड़कियों को ज़्यादा चंपू टाइप लड़के पसंद नहीं करते और तुमसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। इतना कहकर सुधांशु विप्लो के कंधे को थपथपा कर मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ चला जाता है। विप्लो हैरानी से जाते हुए सुधांशु को देखकर अपने ख्याल को झटकता है और उसके पीछे टेबल की तरफ आ जाता है।
इधर गोवा खन्ना कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग का काम हो रहा था और उसे बिल्डिंग के टॉप सेकंड फ्लोर पर ऋतिक कुछ लोगों के सामने अपने पैर के ऊपर पैर रखे बैठा उन लोगों को देख रहा था। ऋतिक की नज़र को खुद पर महसूस कर उन लोगों में से एक आदमी जिसका नाम बंटी था ऋतिक से बोला, देखिए खन्ना साहब, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, हमें नहीं पता। बंटी की बात पर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके राबिन की तरफ देखता है। राबिन क्लैप करता है, जिससे बॉडीगार्ड एक 20 साल की लड़की को लेकर आ जाते हैं। उस लड़की को देखकर बंटी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और ऋतिक की तरफ डरी हुई नज़रों से देखने लगता है, जिस पर ऋतिक अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, जान के बदले जान, स्मगलिंग के बदले स्मगलिंग, भेज दो तुम्हारी बंदी को, जन्नत मिलेगा उसे अगर किस्मत में रहा तो। बंटी ऋतिक की बात पर जल्दी से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, उसको कुछ नहीं पता इस बारे में। राबिन बंटी के गर्लफ्रेंड के गले में चाकू रखते हुए बोला, बाकी तुझे तो बहुत कुछ पता है ना, चल मुँह खोल वरना इसके सारे पुर्जे खोल दूंगा मैं। बंटी राबिन की धमकी पर रट्टू तोता की तरह बोला, उसे स्मगलिंग के लिए उठाकर लेकर नहीं गए हैं, एमएलए का बेटा उसे पसंद करता है, मेरी बंदी को छोड़ दो, मैंने बता दिया सब कुछ। ऋतिक अपना सिर हिलाकर बंटी के दाएं पैर पर गोली चला देता है तो उसकी गर्लफ्रेंड चीख उठती है। राबिन उस लड़की के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, हमारे बॉस को शोर शराबा नहीं पसंद, इसलिए मुंह बंद करके रखो वरना अगली गोली तुम्हारे मुंह पर लगेगी। राबिन की धमकी पर वो लड़की घबराहट में अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वहीं बंटी दर्द में कराते हुए ऋतिक की तरफ देख कर बोला, मैंने सब कुछ बता दिया ना। ऋतिक कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए सजा थी तुम्हारी। इतना कहकर ऋतिक वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। राबिन एक नज़र उस लड़की को देखने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की जल्दी से उठकर कहती है, सुनिए। राबिन उस लड़की की बात पर बोला, पति नहीं हूँ तुम्हारा। राबिन की बात पर वो लड़की जल्दी से बोली, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। राबिन अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मुझे क्या, तुम्हारा काम तो हो गया। ऋतिक राबिन की तरफ देख कर बोला, इसे लेकर चलो अपने साथ। इतना कहकर ऋतिक वहाँ से जाने लगता है, जिस पर बंटी खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, खन्ना, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया ना, तो तुम मेरी। उससे पहले ही गन शॉट की आवाज़ आती है और बंटी वहीं लाश की तरह ढेर हो जाता है। उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई थी। राबिन उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, डोंट बी वरी बेबीज, जस्ट चीज, हमारे गेम में किसी का मरना तिनके के उखड़ने के बराबर है। ऋतिक राबिन की तरफ घूर कर बोला, बकवास बंद करो और इस लड़की को पुलिस कस्टडी में लेकर चलो यहाँ से। लड़की ऋतिक के बात पर जल्दी से बोली, इन लोगों ने मेरी किडनैपिंग की थी मुझे बेचने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसने मेरे कारण सब कुछ बताया क्यों। बॉस आप चलिए, मैं इसे समझा कर आता हूँ। राबिन ने ऋतिक को रुकते हुए देख कर कहा। ऋतिक एक नज़र उसे घूरने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाता है। ऋतिक के जाने के बाद राबिन उस लड़की से बोला, द एक्चुअल थिंग्स ए बेबीज़ की हमारे धंधे में लड़कियां बिल्कुल ड्रग्स के पैकेट की तरह है। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हो गया तो इज्जत पर बात आ जाती है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की राबिन की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, मैं पिछले 1 महीने से उनकी कैद में हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। राबिन अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, वैसे मैं सिंगल हूँ, अगर तुम मुझे डेट करना चाहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मेरा नाम राबिन गिरी है। राबिन की बात पर उसके हाथ को देखते हुए वो लड़की अपना हाथ उसके हाथ में रख कर बोली, सांची भंडारी फॉर्म, अब तुम्हें वहाँ पर जाना ही नहीं है तो जगह के बारे में जानने का क्या फ़ायदा है, चलो यहाँ से। राबिन ने सांची की बात को बीच में काट कर कहा। सांची राबिन की बात पर उसकी तरफ देखती है तो राबिन उसे अपने साथ लेकर नीचे की तरफ आ जाता है, जहाँ पर पहले उनके जाने की तैयारी हो चुकी थी। ऋतिक सिगरेट की कस लेते हुए बाहर की तरफ देख रहा था। राबिन दूसरी गाड़ी में सांची के साथ बैठ जाता है और उनकी गाड़ी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। राबिन अपने कान में लगे ब्लूटूथ में बोला, बॉस हम एमएलए के घर चलो। ऋतिक ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा। राबिन ऋतिक की बात पर अपना सिर हिला देता है और उसकी गाड़ी सीधा एमएलए के घर की तरफ दौड़ जाती है। इधर सारंग विला में रात का वक्त
स्टडी रूम में मृत्युंजय, अमृत, राजीव, शोभित और वीर स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मृत्युंजय के हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर बड़ी स्पीड से चल रही थी और अमृत, राजीव की नज़र स्क्रीन पर थी। अचानक मृत्युंजय के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। मृत्युंजय का ध्यान अपने फ़ोन में चला जाता है तो वो देखता है कि उसमें किसी का GPS ट्रैकर लगा हुआ था। अमृत मृत्युंजय को फ़ोन को देखते हुए उससे बोला, ये क्या हो रहा है? मृत्युंजय अपना दूसरा फ़ोन निकाल सीधा सुधांशु को कॉल करता है। दूसरी तरफ से कुछ रिंग के बाहर सुधांशु कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। मृत्युंजय अपनी सख्त आवाज़ में बोला, कहाँ हो तुम? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन बोला, मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, कहाँ हो तुम? सुधांशु मृत्युंजय की सख्त आवाज़ पर बोला, मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ, फ्रेंड्स के साथ ओरियो कैफ़े पर था, क्या हुआ? मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, क्या तुम्हें पता है कि महक अवस्थी हाउस में है? जिसे सुनकर सुधांशु चीर कर बोला, मुझे क्या पता, आप कब छोड़ कर आए हो उन्हें यार, कुछ बताते क्यों नहीं हो? बकवास आदमी। इतना कहकर सुधांशु कॉल कट कर देता है। मृत्युंजय अपने फ़ोन को घूरने लगता है, जिस पर राजीव कहता है, फ़ोन को घूरने से वो 1 से 2 नहीं हो जाएंगे। तू बताएगा कि ये किसका GPS ट्रैकर है जिसे तू ट्रैक कर रहा है? मृत्युंजय अपनी गन ड्रॉर से निकालते हुए बोला, महक किडनैप हो गई है और मेरा नल्ला साला दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। दरवाजे के पास खड़ी वैशाली हैरानी से बोली, का? वैशाली की आवाज़ पर अमृत जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए उसके पास जाकर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैशाली अमृत को धक्का देकर अंदर आते हुए मृत्युंजय के सामने खड़ी होकर बोली, कहाँ है हमारी महक दीदी? क्या हुआ उनको? मृत्युंजय वैशाली की बात पर बोला, तुम फिक्र मत करो। वैशाली मृत्युंजय की बात पर उसे घूरते हुए बोली, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, इसलिए हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। कहाँ है वो? मृत्युंजय वैशाली को इग्नोर कर अमृत की तरफ देखकर बोला, तुम वैशाली के साथ रहो। वैशाली मृत्युंजय की बात पर गुस्से से बोली, हमारा पति आपके साथ जाएगा, हमको आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमृत वैशाली की बात पर उसे डांटते हुए बोला, वैशाली ये तुम क्या कह रही हो? महक उसकी ज़िंदगी है और कौनो वो अपनी ज़िंदगी के खतरे में नहीं डालता। ये बात तो हमको भी बहुत अच्छे से समझ आती है, वैशाली ने अमृत को जवाब देते हुए कहा। राजीव वैशाली की बात सुन मृत्युंजय की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, मृत्युंजय उन लोगों को इग्नोर करते हुए बोला, मुझे महक के पास जाना है। राजीव मृत्युंजय को बाजू को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में बोला, तुमने महक को चारे की तरह इस्तेमाल किया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी पहले से क्रिटिकल और तुम उसकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो। मृत्युंजय राजीव से अपने बाजू को छुड़ाकर उसे घूरते हुए बोला, यहाँ जितना टाइम वेस्ट करेगा वहाँ दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए बेहतर होगा चलो। इतना कहकर मृत्युंजय अपना फ़ोन उठा लोकेशन फॉलो करते हुए सीधा वहाँ से निकल जाता है। मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर वैशाली गुस्से में बोली, हम इनको गोली मार देंगे अगर हमारी दीदी को कुछ भी हुआ तो। साला खुद जाता न उन भेड़िए के पास, हमारी मासूम दीदी को भेज दिया। अमृत वैशाली को शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जा। वैशाली वहीं पर बैठ जाती है कि अमृत का फ़ोन बजने लगता है। अमृत देखता है उसे निमृत कॉल कर रहा था। निमृत का कॉल देख अमृत कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से निमृत बोला, बुरी खबर है, सिसोदिया हवेली में हमला हुआ है, देवराज जी नहीं रहे। निमृत की बात सुन अमृत हैरान हो जाता है और वीर की तरफ देखता है जो कि लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी वीर का फ़ोन भी बजने लगता है। वीर कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से उसे भी बनारस में हुए कांड के बारे में पता चल जाता है। वीर गहरी सांस लेकर लैपटॉप बंद कर वैशाली के सामने घुटने के बल बैठकर बोला, वैशाली तुम यहाँ पर शांति से रहो। वैशाली वीर की बात पर बोली, तुम का हमारे एक्स सौतन के पास जा रहे हो, हमारा दिमाग खराब मत करो। वीर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, हो उसी के पास जा रहा था, तुम शांत रहो। मृत्युंजय सर तुम्हारी दीदी को सही सलामत ले आएंगे, तुम्हें भरोसा है ना उन पर? वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, हम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, हमारी दीदी एक बार सही सलामत वापस आ जाए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तलाक करवा देंगे उन दोनों का।
अमृत उन दोनों की बातों को सुनते हुए कॉल कट कर वैशाली के पास आकर बोला, वैशाली, जैसे तुम्हें हर पल मेरी ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही खुशहाली को भी वीर की ज़रूरत पड़ती है, उसे जाने दो। वैशाली अमृत की बात सुन उसे घूरते हुए बोली, हमारा भाई उसका आया है का? साला तुमसे ब्रेकअप हुआ तो इसको लपेट लिया। हमारा भाई नहीं जाएगा कहीं फिर, अमृत साथ रहेगा। अब क्या करोगे बताओ। अमृत वैशाली की बातों को अनसुना करते हुए वीर की तरफ देख कर बोला, मैं टिकट बुक करता हूँ, तुम जाओ। वीर अमृत की बात पर अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वैशाली वीर के जाने के बाद अमृत को घूरते हुए बोली, आखिर भेज ही दिया ना उसको। अमृत वैशाली की बात पर बोला, शांत हो जाओ वैशाली। वैशाली अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बस वहीं पर बैठी रह जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।